प्रधान शिक्षक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसमें डीएलएड का इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोग का वो है डीएलएड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीटेट वगैरह में एग्ज़ाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, ताकि एक पूर्वाभ्यास क्वेश्चन का पैटर्न का हम लोग समझ पाए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। क्योंकि अब हमारा टेट भी सीटेट के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा यदि हम उसके क्वेश्चन पर पकड़ बना के रखते हैं। तो कैसा लगा मेरा यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन का सेट है, 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन होता है जिस विधि से शिक्षक का ये प्रविधि के द्वारा पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चों की जो आवश्यकता है वर्ग के अनुसार से उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, यानी कितना हद तक वो प्रविधि सफल हो पाया। तो पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों की पहचान करना, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लिव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाद क्या दर्शाता है। लिव वाइगोत्स्की महोदय का अपने कार्य की प्रगति के लिए जो सोचता या विचार करने के लिए खुद से जो बातचीत होता है वो कहलाता है स्वतः नियमन, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर डी, स्वतः नियमन। लिव वाइगोत्स्की का स्वतः नियमन का थ्योरी करता है अपने कार्य की प्रगति के लिए स्वयं से बातचीत करना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों का व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारण होता है वो उसका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत भिन्नता किन चीज़ों पर? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को प्रतिरूपित किया जा सकता है। आंसर बी, 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना। बच्चा एक संतुलित उत्तेजना के एक्साइटेड है कि हाँ आज पढ़ाई करना है, मैम आज नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है या ये वाली पोर्शन पढ़ाने वाली है, लेकिन उसमें डर नहीं होना चाहिए बच्चा में, या बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। भय तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेस मात्र नहीं, लेकिन हाँ उत्तेजना कैसी होना चाहिए? संतुलित उत्तेजना। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन 5, तो 4 का ए। 5 क्वेश्चन नंबर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में तब कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ा में प्रस्तुत किया जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना को अलग अलग टुकड़ा में प्रस्तुत किया जाता है तब, क्योंकि ऐसे बच्चे कठिनाई से सीख पाते हैं। वो एक सूचना के अलग अलग टुकड़ों को एक जगह संग्रहित करके नहीं अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, इसलिए 5 का आंसर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो बच्चा यदि बार बार परीक्षा देता है तो उतना उसे फ़ायदा नहीं होगा, या फिर प्रतिस्पर्धा आधारित कंपटीशन कराते हैं तो भी उतना उसमें बढ़ोतरी नहीं होगा, उसके समझ में उसका कोई विकास पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र रखा जाए तो भी उतना विकास नहीं होगा जितना कि संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी के लिए अन्वेषण है, नया नई चीज़ करके सीखना, है ना, और संवाद बातचीत करना। तो संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी के लिए ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद, है ना। 6 का आंसर बी, अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 7, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के बारे में कहा जाता है कि प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। असफलता को अनियंत्रित होती है, नहीं, बल्कि योग्यता सुधार है, योग्यता में सुधार किया जा सकता है अपने प्रयास के द्वारा। शिक्षक या बच्चे अपने प्रयास के द्वारा अधिगम को बहुत सुयोग्य बना सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं अधिगम में। तो 7 का आंसर सी, अधिगम के लिए जो धारणा है योग्यता सुधार है, ये उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में
बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के संरचनात्मक विचार का सुझाव क्या है कि ज्ञान के संरचना में बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शर्मिंदगी। तो बच्चों में शर्मिंदगी जो है वो उसको शर्मिंदगी होने से बच्चा का जो अध्यापन है वो उसमें रुकावट पैदा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, यानी कि शर्मिंदगी का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का डी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए शिक्षकों को कभी बच्चों को कि तुमको ये नहीं आता है, तुम ये नहीं कर सकते हो, नहीं बोलना चाहिए या उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके कायम रखा जा सकता है। जितना प्रवीण होगा बच्चा पढ़ाई को लेकर, अपने अधिगम की ओर, अपने लर्निंग को लेकर के, वो उतना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा। लेकिन बच्चे को दंड देकर उसको पढ़ाई की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता है। उसको याद करने पर जोर देकर कि तुम रट लो, तो रटने से वो प्रेरित नहीं होगा। बहुत आसान क्रियाकलाप करवा कर उसको नहीं करवाया जा सकता, अभिप्रेरित कुछ समय के लिए होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही उस अपने अपने अधिगम में वो प्रवीण होता जाएगा तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके अधिगम को, प्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है। कभी भी त्रुटि के आधार पर कि ये छात्र कम किया है, तुम ज़्यादा किए हो, तुम नहीं पढ़ते हो, ये चीज़ कभी शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षक को त्रुटि का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा मैथ्स सॉल्व करता है तो उसके मैथ्स में कौन कौन से स्टेप गलत किए हैं वो शिक्षक के नज़र में होना चाहिए, ताकि उसमें सुधार का गुंजाइश रहे। तो शिक्षक को विश्लेषण करना चाहिए। किस लिए, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि शिक्षकों को बच्चों में क्या त्रुटि है उसका समझ होना चाहिए और बच्चे भी जान जाए कि कहाँ पर त्रुटि हो रहा है उनसे। और ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत अर्थपूर्ण मायने रहता है, त्रुटियों का विश्लेषण करना अध्यापकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ताकि शिक्षक और बच्चे को अपनी त्रुटियों की समझ विकसित हो पाए। आंसर डी, 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, मान लीजिए किसी बच्चे के बीच यदि गति चैप्टर पढ़ाया गया और गति में न्यूटन का प्रथम गति का नियम बताया गया कि जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु यदि गति करती है या विराम की अवस्था में होती है वो तब तक बनी रहती है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल न कार्य करे। अब इसके बीच में बच्चा को इस एग्जाम्पल के द्वारा दिया जाता है कि बस अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, या बस अचानक ब्रेक लगती है तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर उसको जड़त्व का, न्यूटन के गति के नियम के बीच संबंध खोज पाए, तो वो अधिगम ज़्यादा बेहतरीन होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अध्यापन, तो इसीलिए कहा गया है अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है कॉन्सेप्ट के बीच संबंध खोजना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता की पहचान का हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो एक चैप्टर ही हम पढ़ाए हुए सृजनात्मकता को लेकर के कि क्या क्या उसका विशेषता होता है, कैसे सृजनात्मकता को बच्चों में बढ़ाया जा सकता है। तो ये केवल एक डीएलएड करने के लिए ही नहीं बच्चे, बल्कि आप एक अभिभावक हैं, एक माता पिता हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत कारगर रहेगा कि आप बच्चे के विकास को समझ पाएंगे। तो अपसारी चिंतन के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन, है ना। अपसारी मतलब फैला हुआ, है ना। इस दृष्टिकोण से ही बच्चा सोच पाए, उस दृष्टिकोण से भी सोच पाए, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चिंतन करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इससे ध्यान देते जाएंगे, चैप्टर में भी हम पढ़ाए हुए। क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अधिगम में जो कठिनाई है, बच्चा को पढ़ाई करते समय यदि कोई कठिनाई आ रहा है तो उसको संबोधित करने के लिए छात्र को शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल, तो एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा कठिन जो जटिल शिक्षा शास्त्र का विधि है या बहुत जटिल तरीक़ा से उसको नहीं बताना चाहिए कोई भी, या आकलन भी जो होना चाहिए जटिल संरचना का आकलन नहीं होना चाहिए। जब बच्चा को उसका आकलन और मूल्यांकन करते हैं तो वो भी जटिल नहीं होना चाहिए, ना तो विधि या शिक्षा शास्त्र जटिल होना चाहिए और ना ही आकलन जटिल होना चाहिए।
क्योंकि ऐसे में बच्चा और ज़्यादा कठिनाइयों का, पढ़ाई करते समय और ज़्यादा कठिनाइयों से जूझेगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा उस कठिन स्तर तक का। तो जिस शिक्षण विधि द्वारा, जिस शिक्षा शास्त्र द्वारा बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, उस शिक्षा शास्त्र और आकलन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड ध्यान देंगे, क्वेश्चन में है कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों को कौन सा, तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना नहीं चाहिए? शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न में नहीं है, इसे वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा। 14 का आंसर नंबर 15, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमता का विकास जो है बच्चों के द्वारा लगातार अभ्यास करवा के और कार्यान्वयन करवा के, यानी विभिन्न क्रियाओं का कार्यान्वयन कराकर जोर दे करके जो है सो समस्या समाधान क्षमताओं को आसान किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। तो 15 का सी, विद्यार्थियों में डर का भावना पैदा करके आप समस्या समाधान नहीं करवा सकते हैं, है ना। समस्याओं के लिए जटिल प्रक्रिया अपना करके भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए हेतु विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना नहीं चाहिए। इसका आंसर ये गलत होगा, ध्यान देंगे, इसका आंसर ये गलत होगा, ठीक है ना। सी नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि विविधता संबंधित यदि विविध क्षेत्रों के बच्चे आए हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से, यदि बातचीत के मुद्दों पर हमको टालना नहीं चाहिए, बल्कि विविधता संबंधी मुद्दों को ही लेना चाहिए। उदाहरण विविध उदाहरण को लेना चाहिए, अलग अलग उदाहरण को, अलग अलग पृष्ठभूमि का उदाहरण लेना चाहिए, ताकि सभी बच्चों के समझ में वो मुद्दा आ सके या बात आ सके। तो इसका आंसर क्या होगा? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध उदाहरणों को लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया क्या हमारा? डी, है ना, आंसर डी, विविध विन्यासों के उदाहरण को लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्या का काम करेगी? आधारभूत संरचना का काम करेगी, है ना। कोई गतिविधि कर रहा है, छात्र संघर्ष कर रहे हैं और बच्चों को संकेत और इशारे करती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या, क्यों, कैसे करने का फैसला लेती है। तो यह क्या कहलाता है? यह बच्चों के आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी बच्चे समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। अर्थहीन नहीं होगा, तो डी हो जाएगा, आधारभूत संरचना का काम करेगी। 15 का आंसर 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो खेल प्रक्रिया के दौरान यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लैंगिक भेदभाव हो रहा है ना, कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन उनको क्या सोच बताता है? भेदभाव को तो कम तो नहीं कर रहा है, भेदभाव को बल्कि बढ़ा रहा है उनका यह बात कि लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए लड़कों को। गलत है, समानता को भी बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। उसके पिता लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं। तो 18 का आंसर सी। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 19 का आंसर ए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, नहीं। कभी भी मार्क्स कितना है उसके आधार पर तुम्हारा एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 19 का आंसर सी भी नहीं होगा, सिर्फ ए होगा। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं। पाठ्यक्रम हमेशा लचीला थोड़ा होना चाहिए, ये NCF भी कहता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा हमेशा वैसा होना चाहिए जिसमें ज्ञान का भरपूर मौका हो, प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए। 19 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना। देखिए कोलबर्ग का सिद्धांत का हम एक आपको वीडियो डाले हुए हैं, कोलबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है। आप नहीं देखे हैं पुराना वीडियो तो पुराना वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पुराना वीडियो नहीं देखेगा MCQ करना आपके बस का बात नहीं होगा। तुक्का मार लीजिएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूर पूरा वीडियो पीछे का जो कोलबर्ग का थ्योरी दिया हुआ है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह नैतिक विकास का प्रथागत चरण कहलाता है। यानी प्रथा से चला रहा है कि जो भी नैतिक कार्य कर रहा है ना,
दूसरे कहते हैं कि नहीं ये काम सही है तो ये करना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रथागत कार्यक्रम, है ना, स्वीकृति देते हैं, प्रथागत कार्यक्रम कहलाता है, प्रथागत चरण। तो क्या कहलाता है? कोलबर्ग का थ्योरी, नैतिक सिद्धांत का किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, प्रथागत चरण को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजीकरण में क्या प्राथमिक कारक है समकक्षी समाजीकरण? नहीं। परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है? नहीं, ये गलत है ऑप्शन बी। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है? बिल्कुल नहीं, गलत है। परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है, सी आंसर सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। जब भी आए बच्चों का समाजीकरण में परिवार पहले आता है, पहला कारक, और दूसरा कारक विद्यालय। तो आंसर 21 का सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। बुद्धि का सिद्धांत अलग अलग दशाएं होती है ना, तो इस पर जोर देता है। बुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको पढ़ लीजिए, ये चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जीन पियाजे का जो संरचनात्मक विकास का सिद्धांत है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्था में बांटा गया था, उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकास का मुख्य गुण होता है अमूर्त सोच का विकास, है ना। देखते हैं 24, क्वेश्चन 24 है, विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कथन सही है, बाल्यावस्था में केवल विकास होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी संस्कृतियों के लिए समान होता है? नहीं, सब में विकास अलग अलग होता है, चाहे कोई भी संस्कृति हो। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं, घर में भी होता है, समाज में होता है। तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है, इसलिए 24 का आंसर बी। विकास के संदर्भ में कथन सही है, विकास बहुआयामी होता है, 24 का बी। क्वेश्चन 25, लेव वाइगोत्स्की, देखिए वाइगोत्स्की थ्योरी का भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। वाइगोत्स्की थ्योरी जो है सो क्या सांस्कृतिक समझ के बारे में कहता है। वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखें तो पुराना वीडियो जरूर देखिए, तभी आप प्रधान शिक्षक का तैयारी या सीटेट का भी आपको तभी फलीभूत हो पाएगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, ठीक है। 25 का आंसर सी, लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। 26, फिर देखिए जीन पियाजे है, पढ़ लीजिएगा जीन पियाजे, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर बहुत अफसोस होगा। इससे जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो स्कीमा, इसको मनोबंध कहते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। इससे ऐसे याद रखिएगा, 26 का आंसर भी। जीन पियाजे संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में? तो स्कीमा के रूप में। किस रूप में? स्कीमा के रूप में। जहाँ पर भी एग्जाम में आए वर्ड स्कीमा, समझ जाइए जीन पियाजे महोदय का है ना। स्कीमा जीन पियाजे महोदय। तो 26 का आंसर बी, स्कीमा या मनोबंध। 27, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता जरूरी है कि कोई बच्चा किसी प्रश्न को दूसरे, तो प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने परियोजना, अलग अलग परियोजना को अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है। तो एक प्रगतिशील, 27 का आंसर क्या होगा? एक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस प्रकार देखा जाना चाहिए क्योंकि यह परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो होता है वो सांवेदिक होता है। पहले सांवेदिक होता है ना, संवेदना के आधार पे, जैसे माँ को देखना, माँ के आंखों में प्यार है या गुस्सा है, जब 3 महीना 4 महीना का बच्चा रहता है ना, यदि भूख लगती है तो रोना, तो ये सांवेदिक हो गया। अब मूर्त की तरफ देखता है, जैसे जन्म से किशोरावस्था से बच्चा मूर्त की तरफ देखता है, नहीं खिलौने की तरफ आकर्षित होना, खिलौना लेने के लिए दौड़ना, तो ये मूर्त अवस्था चला जाता है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में जैसे चाहता है तो अमूर्त की ओर समझ, यानी कि भावनाओं को समझने लगता है। तो पहले बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था में क्रम में सांवेदिक होता है, फिर मूर्त की ओर, फिर अमूर्त की ओर, यानी 28 का आंसर सी। 28 का सी, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 29, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है?
तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था, पहला प्रश्न बनता है, तो 2016 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। इसके लिए सही शब्दावली क्या प्रयोग किया गया, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांग हो, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, विकलांग नहीं कहना है, दिव्यांग कहना है, छात्र जो शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो ये हो गया 29 का आंसर ए। विकलांग नहीं कहिएगा, विकलांग उसके लिए कमेंट टाइप का हो जाता है, तो दिव्यांग कहना है, दिव्य है उसका अंग, है ना, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। तो 29 का आंसर ए। 30 क्वेश्चन नंबर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न का उत्तर है। और यदि आपको मेरा जो MCQ करवा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ और इस तरह का मैम वीडियो बनाइए, तभी मैं बनाऊँगी, और नहीं यदि पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं सिर्फ क्लास ही लूँगी। तीसरा, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो समावेशी कक्षा मतलब हर तरह के बच्चे हों, है ना, विकलांग बच्चे हो, फिर उसमें लड़कियां हो, लिंग भेदभाव जैसा चीज़ नहीं हो, और गरीब आर्थिक स्थिति वाले परिवार से भी बच्चे हों, तो सारे बच्चों को एक साथ मिला करके सामान्य के साथ विकलांग को भी समावेशित हो, तो उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। तो उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए, हर बच्चा अपना मैक्सिमम दे पाए, मैक्सिमम सीख पाए। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको, ये ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपके काम का है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी प्रोत्साहित हो पाऊँ और आगे भी वीडियो बना पाऊँ। और MCQ का कलेक्शन यदि अच्छा है तो कमेंट ज़रूर करें कि हाँ MCQ मैम बनाते रहिए, या तभी मैं पॉजिटिव फॉर्म में बना पाऊँगी इसको। और मेरा जो चैनल का नाम है योर गाइड पुष्पा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य टीचर्स के साथ और जो तैयारी कर रहे हैं CTET का, प्रधान शिक्षक का, या अलग शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो उनको भी बोलिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।